हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक मीन्स रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम। ठीक है, इसे इक्विवेलेंट फोर्स भी कहा जाता है। अब मान लीजिए कि एक बॉडी है और ये बॉडी पे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, 3 और F4। अब इसकी वजह से, ये फोर्स सिस्टम की वजह से मान लीजिए कि ये बॉडी की मोशन ये डायरेक्शन में हो रही है। तो अगर एक ऐसा कॉमन फोर्स मुझे मिल जाए F कि जो ये सेम इफेक्ट पैदा करे, ठीक है, तो वही F को मैं बोलता हूं इक्विवेलेंट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, किनका रिजल्टेंट? इन चारों का रिजल्टेंट। ठीक है, तो यहां पे F है वो क्या करता है, यही इफेक्ट, जो इफेक्ट ये चारों मिलके कर रहे हैं वही मैकेनिकल इफेक्ट पैदा करेगा। ठीक है, तो इसे मैं बोलता हूँ रिजल्टेंट। तो मुझे रिजल्टेंट फाइंड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो मान लीजिए कि अगर यही बॉडी पे अगर ये 4 फोर्स लग रहे हैं और मुझे इनिशियली पता नहीं है कि ये बॉडी पे कौन सी डायरेक्शन में मोशन हो रही है, या मोशन हो भी रही है या नहीं हो रही है, तो वो जानने के लिए ज़रूरी है कि इन चारों का मैं समेशन करूं और रिजल्टेंट फाइंड करूं। तो मुझे पता चलेगा कि फाइनली कि कौन सी डायरेक्शन में मोशन हो रही है, या फिर अगर ये चारों का समेशन 0 होता है तो बॉडी रेस्ट कंडीशन में भी हो सकती है। ठीक है, तो जनरली रिजल्टेंट ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए 4 मेथडोलॉजी होती है। पहली होती है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, दूसरी है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस, तीसरी है वेक्टर मेथड और चौथी है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो इन चारों से हम जनरली रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें केसेस दिए हैं, वो केसेस किस पे हैं? स्पेसिफिकली 2 कोप्लेनर और कॉनकरेंट फोर्सेस। ठीक है, तो इन पे हमें रिजल्टेंट फाइंड करने हैं। अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस देख लेते हैं। तो ये मैंने वेक्टर्स वाले चैप्टर में भी कवर किया था और यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल में इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 2 कोप्लानर और कॉनकरेंट फोर्सेस चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2 फोर्सेस ले लेता हूँ। ठीक है, एक ले लेता हूँ ये P2 और ये ले लेता हूँ मैं P1। ठीक है, तो मेरे पास ये 2 कोप्लेनर यानी सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में, और कॉनकरेंट मीन्स उनका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो सेम है, ऐसे 2 फोर्सेस ले लेता हूँ। अब एज पर द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेरा रिजल्टेंट क्या होगा कि इसको मैं P2 के पैरेलल एक्सटेंड करूँ और इसको मैं P1 के पैरेलल एक्सटेंड करूँ। तो जो डायगोनल है, जो मेरा डायगोनल होता है वो मेरा बनेगा रिजल्टेंट। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मान लीजिए कि P1 और P2 के बीच में एंगल ले लेता हूं मैं थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं थीटा, और P2 और R के बीच में एंगल ले लेता हूं मैं फाई। ठीक है, अब यहां से ये P2 को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं और ये पॉइंट पे से ये लाइन ऑफ एक्शन पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी मैं सबके नाम दे देता हूँ, ये O, A, C, B और ये D। ठीक है, अब यहाँ पे ट्राइंगल O, C
और डी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, अब जो ओडी है, ओडी है मेरा दो पार्ट में बना है, दैट इज ओ बी प्लस बी डी। तो यहाँ पे मैं ओ बी प्लस बी डी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2 ओ बी इंटू बी डी प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, अब ट्राइंगल सी बी डी, सी बी डी ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें सी बी स्क्वायर क्या होगा, दैट इज सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाला इक्वेशन 1, नीचे वाला इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि सी डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बी डी स्क्वायर है और ये सी डी स्क्वायर है। तो इन दोनों का समेशन में सी बी स्क्वायर यहाँ पे पुट करूँ तो यही इक्वेशन अब वापस लिखूँ मॉडिफाइड करके, तो मेरा ओ सी स्क्वायर क्या होगा, ओ बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस 2 ओ बी इंटू बी डी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ओ बी आ गया, अब बी डी वापिस ट्राइंगल सी बी डी में मुझे बी डी को रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है और ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, सी बी पैरेलल होगा ए ओ के। ठीक है, तो ये एंगल भी क्या होगा, ठीक है, थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। तो अब यहाँ पे अगर कॉस थीटा लूँ मैं, तो कॉस थीटा क्या होगा, मेरा बी डी डिवाइड बाई सी बी, तो मेरा बी डी क्या होगा, सी बी कॉस थीटा। तो यही वैल्यू बी डी की यहाँ पे प्लेस करूँ तो ओ सी स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ ओ बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस 2 ओ बी सी बी कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए सारी वैल्यू, ओ सी क्या होगा, ओ सी दैट इज आर स्क्वायर, ओ बी क्या होगा मेरा पी टू स्क्वायर, सी बी क्या होगा मेरा पी वन स्क्वायर। ठीक है, पी वन स्क्वायर, ये पी वन है तो सामने वाली साइड है वो भी पी वन होगी, तो ये पी वन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ बी मीन्स पी टू इंटू पी वन इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो आर क्या हुआ फाइनली मेरा अंडर रूट ऑफ पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर प्लस 2 पी वन पी टू कॉस थीटा। तो ऐसे हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इसका डायरेक्शन फाइंड करना है, तो डायरेक्शन के लिए मान लेता हूं कि ये P2 से R मेरा रिजल्टेंट फाई एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब फाई एंगल फाइंड करते हैं। अब फाई एंगल फाइंड करने के लिए यहाँ पे ट्राइंगल ओ सी डी, ट्राइंगल ओ सी डी, ठीक है, उसमें अगर मैं tan फाई लूँ तो tan फाई क्या होगा मेरा सी डी डिवाइडेड बाय ओ डी। ठीक है, तो अब ओ डी दो पार्ट में बना है, ओ बी और बी डी, तो मेरा सी डी ये क्या होगा सी डी डिवाइड बाय
ओ बी प्लस बी डी। ठीक है, अब यही ट्राइंगल छोटा वाला सी बी डी, उसमें अगर साइन थीटा लूँ तो साइन थीटा क्या होगा, यानी यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, मेरा सी डी डिवाइडेड बाय मेरा सी बी। तो सी डी क्या होगा, मेरा सी बी साइन थीटा। ठीक है, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू बी डी और सी डी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरा ये इक्वेशन होगा सी बी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ओ बी एज इट इज़ और प्लस बी डी मैंने फाइंड किया सी बी कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, सारी वैल्यूज़ अगर मैं पुट करूँ तो मेरा सी बी क्या है, सी बी है मेरा P1, ये हुआ P1 साइन थीटा डिवाइड बाय ओ बी क्या है मेरा P2 प्लस P1 सी बी है मेरा वापस P1, तो ये हुआ कॉस थीटा। तो ऐसे मैं उसका डायरेक्शन फाइंड कर सकता हूँ। अब डायरेक्शन के ये इक्वेशन थोड़ा याद करने के लिए एक ट्रिक समझा देता हूँ, ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि tan phi अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे कि अगर यहाँ पे आप डायग्राम में देखो तो एंगल फाई एंगल किसके साथ बना रहा है, रिजल्टेंट तो P2 के साथ। ठीक है, फाई एंगल किसके साथ बना रहा है, P2 के साथ। तो यहाँ पे tan phi क्या होगा कि जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा, ठीक है, जो फोर्स के साथ एंगल नहीं बना रहा, तो यहाँ पे डायग्राम में किसके साथ ये फाई एंगल नहीं बना रहा, तो कि P1 के साथ। ठीक है, P1 के साथ एंगल नहीं बना रहा तो उसका साइन, यानी P1 का साइन डिवाइड बाय जिसके साथ एंगल बना रहा है वो फोर्स एज इट इज, दैट इज P2, और प्लस जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है वो फोर्स का कॉस, तो दैट इज वापस P1 कॉस ऑफ थीटा। तो ये ट्रिक से भी आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं।